पहला नंबर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो सीपीएल से बोला क्लोज इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि न ही निर्यात होता है और न ही आयात होता है। क्या होगा कि न ही निर्यात होगा और न ही आयात होगा। सिंपल सा क्या है ये, क्लोज इकोनॉमी है, इसमें ना आयात होगा ना निर्यात होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था न तो निर्यात और न ही आयात। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। यानी पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। यानी सिंपल से पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए और नई जनता पार्टी का क्या हुआ, चुना गया। तो ये था आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन, पांचवी पंचवर्षीय योजना। मुख्य तथ्य देखें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है, तो 1974 से 1978। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी योजना के दौरान आंतरिक अशांति के आधार पर क्या किया गया था, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत, 352 आर्टिकल के तहत आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ और क्या हुआ, 1977 में आम चुनाव में कांग्रेस की क्या हुई, हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। किसके नेतृत्व में, मोरारजी, पूछता है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बाकी ये क्या है। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, तो तीसरी क्या थी भैया, इसका कार्यकाल था 1961 से 1966। ठीक है, इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। कौन, गाडगिल योजना। ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा का कार्यकाल क्या है, ये 1969 से 1969 से 1974। ठीक है, और इसमें क्या है, 14 प्रमुख राष्ट्रीय, इसी योजना चौथी योजना में पूछे किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 प्रमुख बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें तो इसी योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ये भी दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, अब क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा और। चौथी हो गया, छठी, ये इसका कार्यकाल था कब, छठी का 1980 से 1985। ठीक है, इसमें पुनः गरीबी हटाओ रोजगार सृजन पे बल दिया गया था। किस पे, गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। चलिए, और इसी योजना में क्या किया गया था, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी भैया, नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया है। यानी कि मानव विकास से किस पंचवर्षीय में मानव विकास का सारे विकास। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में है भैया ये बात, तो ये है आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1992 से 1997। ठीक है, इस योजना का मूल ध्यान मानव संसाधन विकास, इसका मूल ध्यान क्या था, मानव संसाधन विकास पे इसका विशेष ध्यान था। ठीक है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन की प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू और मिलर मॉडल पर आधारित थी। पूछ देता है कि ये योजना किस पर आधारित थी, तो जॉन जॉन डब्ल्यू पे और मिलर मॉडल पे, मिलर मॉडल।
ठीक है। यह योजना 1991 के ऐतिहासिक उदारीकरण, देखिए एक और बात आ रहा है कि यह योजना किससे संबंधित है, तो भैया 1991 में आर्थिक ऐतिहासिक उदारीकरण आया था। तो ये योजना उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी, ये यही पंचवर्षीय योजना के तहत था, ठीक है। और सफलता इसमें 5.6 का लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 6.8 की औसत वार्षिक विकास दर प्राप्त हुई थी। चलिए ये तो आप समझ गए। अब देख लेते हैं कि और बाकी ऑप्शन क्या कर रहा है, बाकी ऑप्शन के से भी थोड़ा सा मेल मिलाप कर लेते हैं। ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया ऑप्शन कभी कभी क्वेश्चन का रूप ले लेता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जस्ट पीछे रिपीट था 1961 से 66, बस याद थोड़ा रख देते हैं। अब तो नीति आयोग आ चुका है, अब योजना आयोग नहीं है। पांचवी परियोजना या पीछे ही देखे आपातकाल से संबंधित है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से कब 1978, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना, ये सारी पंचवर्षीय योजना के पीछे हमने चर्चा किया है, ये 1980 से 85, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। यानी सीधे पूछ रहा है कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, इसमें किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो किन को दी गई थी भैया, इसका उत्तर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। राम प्रसाद बिस्मिल और अल्फाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। ये कांड कब हुआ था, इन्होंने कब ये कांड किया था, तो ये किया था आपको 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन, क्या हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना क्या किया, लूट लिया। और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा। अब राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे, गोरख जेल में, अशफाक उल्ला का फैजाबाद अयोध्या जेल, और भी थे, रोशन सिंह भी थे जो नैनी जेल, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल। इन्हें समय से 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई। यानी किसको, ये भी थे, ये लोग भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी को, ठीक है। इन्हें समय से क्या किया गया, 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को ही क्या किया गया था, इन्हें फांसी दे दिया गया था 17 दिसंबर को, ठीक है। अब देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन सब क्या कहता है, याद रखिएगा। काकोरी हत्याकांड में किनका किनका नाम था, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, साथ साथ और कौन थे, रोशन सिंह, ये नहीं बोलते हैं, रोशन सिंह को भी याद रखिएगा, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, वीर सावरकर वासुदेव चापाकर। सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में 50 वर्ष काला पानी, सावरकर को क्या किसका सजा मिला था, काला पानी का, ठीक है। चापेकर बंधुओं ने 1897 में पुणे में रेड का अरेस्ट की हत्या कर दी। ये चापाकर बंधु पूछता है, ये चापाकर बंधु के बारे में भैया पूछता है, इन्होंने क्या किया था 1897 में, कहा पुणे में, किसका, रैंड और रैंड और रैंड और अयस्ट का हत्या कर दिया था, ठीक है। चापाकर बंधुओं के बारे में भी ध्यान रखिएगा। और वीर सावरकर को काला पानी का सजा मिला था इन्होंने, ठीक है। सी क्या है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हिटेड है खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये 1908 में क्या किए थे, 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड, किससे जुड़े हुए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है। किसको किसका हत्या का प्रयास इन्होंने किया था,
किसकी हत्या? तो किंग्सफोर्ड की इन्होंने हत्या का प्रयास किया था। बच गया था, मारा नहीं गया था, लेकिन ये लोग भी पकड़े गए थे। ठीक है, चाकी ने खुद को गोली मार ली, लेकिन इसमें प्रफुल्ल चाकी क्या किए? प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली अंग्रेजों से बचने के लिए, और खुदीराम बोस क्या हुए? पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा दी गई। सूरसेन और उधम सिंह, ये सूरसेन मास्टर दा भी ने कहा था, ये 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया, और इन्हें कब? सूरसेन को 1934 में फांसी दे दी गई। उधम सिंह को 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या पे, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर को, माइकल ओ डायर की क्या की? हत्या की, और लंदन में ही में जाके हत्या की। बताइए, बहुत जरूरी था, ऐसे ऐसे देशभक्त थे भाई उधम सिंह। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? यानी क्वेश्चन का पूछ रहा है कि जब ये स्वतंत्रता के पूर्व जो था भारत में, किसने के नेतृत्व में, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो वो कौन थे भैया? तो ये थे आपको ए एम जिन्ना। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, कब? 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930 नहीं, 1 जनवरी 1923 को सी आर दास के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक हुआ था 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 के चुनाव में स्वराज दल के केंद्र विधानसभा में 101 में से 42 सीटें जीती। केंद्रीय विधानसभा के बजटीय मांगों को गिराने और ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल के साथ मिलकर गठबंधन बनाया और उनका पूर्ण समर्थन किया। चलिए बी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जहां उन्होंने स्वराजियों के चुनाव लड़ने की अनुमति दिलाने में मध्यस्थता की थी। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यह राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल परिवर्तन विरोधी गुट में थे, जो विधानसभा परिषदों में प्रवेश के खिलाफ थे। यानी कि जो ये स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, और इन्होंने जो किया था और पार्टी बनाया था, जिन्ना ने समर्थन किया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू वो भी शुरू में परिषदों के प्रवेश में पक्ष में नहीं थे, यद्यपि बाद में 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष में चुने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? यानी कि वो कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वो कौन था भैया? तो ये था अफजल खां। प्रतापगढ़ का युद्ध था। कौन था? प्रतापगढ़ का युद्ध। कौन युद्ध भैया? प्रतापगढ़ का युद्ध कब? 1959 में। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान ने अपनी खूंखार सेनापति अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज को जीवित या मृत पकड़ने के लिए भेजा था। घटना: प्रतापगढ़ किले के पास मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखा देकर मारने का क्या किया? प्रयास किया, लेकिन शिवाजी ने बाघ नख और बिछुआ से अफजल खां का वध कर दिया। अब ये है, ये इनकी कहानी थी। ठीक है, अब इनायत खां कौन थे? तो यह सूरत के मुंगेर सूबेदार मुगल अधिकारी थे जब शिवाजी महाराज ने 1664 ईस्वी में पहली बार सूरत को लौटा था। शाहिस्ता खां कौन थे भैया? तो शाहिस्ता का यह औरंगजेब का मामा और ढक्कन का सूबेदार था। ये कौन था? औरंगजेब का मामा था शाहिस्ता खां। शिवाजी महाराज ने 1663 ईस्वी में पुणे के लाल महल में रात में हमला कर इसकी अंगुलियां काट दी थी। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह, यानी पूछ रहा है कि जो मध्यकालीन भारत में इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो सिंपल सा उत्तर इसका हो जाएगा जूता। ठीक है, प्राचीन प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत ग्रंथों में दैनिक बोलचाल में उपानह यानी संस्कृत तथा पनही देसी हिंदी में प्रयोग जूते, चप्पल या पद त्राण के लिए किया जाता था। ठीक है, अब वस्त्र के लिए क्या? तो वस्त्र के लिए मध्यकालीन भारत में प्रमुख वस्त्र था जामा, कबा, पटका, दुपट्टा। ठीक है, आभूषण आभूषण में प्रमुख आभूषण कर्णफूल, कंगन, नुपुर, हंसुली। आवास के लिए गृहम, हवेली, कोठी का प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में, माने कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत सबसे बड़ा स्रोत क्या था? सरकारी ऋणदान। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पीछे चर्चा किए हैं, कब हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था कब? 1992 से 1997, और 1991 में क्या हुआ था? नई आर्थिक नीति आई थी। ठीक है, 1991 वित्तीय संकट और आर्थिक सुधारों के बाद शुरू हुआ था, यानी कि 1991 में नई आर्थिक नीति आई, वित्तीय भारत के उदारीकरण लाया था व्यापार में, और उसी के जस्ट बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है, ऋण पर निर्भरता, वर्तमान राजस्व और सार्वजनिक उद्यमों के योगदान में कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय को पूरा करने के लिए सरकारी ऋणदाता यानी आंतरिक एवं बाजार उधार सबसे बड़ा जरिया बना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा आप, सिंपल सा बात है। जब पूछ देगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण में सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो सरकारी ऋण दान का। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? यानी कि सीधे पूछ रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये देखिए, ताम्रलिप्ति क्या था? एक पतन था। और कहाँ था? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित गुप्त काल। कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित था। ठीक है, तटीय बंदरगाह था जहां ये दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका और सुमात्रा के साथ क्या होता था? व्यापार होता था। फाहियान ने भारत से वापस चीन लौटते समय इसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह के समुद्री जहाज पकड़ा था। पूछ देगा फाहियान ने चीन लौटते समय किस बंदरगाह से जहाज पकड़ा था? तो यही ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, कौन? तो फाहियान। कहाँ का था? चीन का। चलिए, याद रहेगा इतना, याद कर लीजिएगा। अब भड़ौज थोड़ा देख लेते हैं। गुजरात स्थित पश्चिम तटीय बंदर है जहां रोम और अरब देशों से व्यापार किया जाता था। भड़ौज कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ पे व्यापार किससे होता था भैया? भड़ौज से रोम और अरब देशों से। अरब देशों से। चलिए, कल्याण। कल्याण कहाँ है? और इसका काम क्या है कल्याण का? तो कल्याण महाराष्ट्र के तट पर स्थित एक प्रमुख प्राचीन बंदरगाह है। कैम्बे। कैम्बे कहाँ का बंदरगाह है? ये गुजरात का एक प्रमुख पश्चिमी बंदरगाह है। खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कहता है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख दिया? यानी ये पूछ रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? क्या था? ऑल इंडियन होम रूल लीग। ऑल इंडियन होम रूल लीग नाम परिवर्तन 1920 में। कब? 1920 में महात्मा गांधी ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष बने। क्या नाम रखा गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग। और इसके अध्यक्ष कौन बने?
अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। ठीक है, स्वराज सभा, गांधी जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। विलय, बाद में इस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी पूर्ण विलय हो गया। ठीक है, अब दूसरा है हिंदू सभा। इसकी स्थापना, हिंदू सभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। किसने किया था इसकी स्थापना? मदन मोहन मालवीय। दिमाग में रखिएगा कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, इसे जस्टिस पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। स्थापना कब हुआ था इसका? 1916 में। किसने किया था? टी एम नायर। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, चौथा, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, कब किए थे? 1905 में। कहाँ किए थे? पुणे में। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ 10 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।